अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर निखत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद होने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सोल्यूशन के बारे में। आज का टॉपिक महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि डिलीवरी के बाद आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी महिलाएँ बहुत परेशान रहती हैं और अक्सर फॉलोअप में OPDs में वो अपने सवाल लेकर आती हैं, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं और उसका सोल्यूशन भी पूछती हैं। तो आज की वीडियो में हम डिलीवरी के बाद होने वाले सारे कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और उसके सोल्यूशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद आने वाली प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वज़न का बढ़ना। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी वज़न बढ़ जाता है और सिजेरियन के बाद भी वज़न बढ़ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी जल्दी होती है तो पेशेंट्स अपनी एक्टिविटीज़, चलना फिरना थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सिजेरियन के बाद उनका जो बेड रेस्ट है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। काफ़ी लंबे समय तक वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, इसकी वजह से सिजेरियन के बाद थोड़ा ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। डिलीवरी के बाद पेट भी काफ़ी बाहर आ जाता है और ऑल ओवर द बॉडी भी वेट गेन हो जाता है, लेकिन महिलाएं पेट को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि पेट बाहर आ गया है। डिलीवरी होने के बाद भी ऐसा लगता है कि 5 महीने का पेट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि डिलीवरी होने के बाद या बेबी के बाहर निकलने के बाद आपका पेट सडनली अंदर चले जाए और आप एकदम नॉर्मल फ्लैट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक बलून लिया है और बलून में उसमें हवा भरी है और उसको उसके नॉर्मल साइज़ से 5 गुना ज़्यादा बड़ा कर दिया है, उसके बाद अगर आप उसकी हवा निकाल देते हो तो वो बलून कभी भी अपने नॉर्मल टेक्सचर में, नॉर्मल साइज़ में, नॉर्मल शेप में नहीं जाएगा। उसमें उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, वो थोड़ा लूज़ हो जाएगा, उसकी स्किन लूज़ हो जाएगी और उसका शेप भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो सेम एग्जांपल होती है यूट्रस की। यूट्रस भी अपने साइज़ से 5 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो नॉर्मल सडनली अपने शेप में और अपने साइज़ में नहीं जा सकता, उसके लिए काफ़ी वक्त लगता है। प्रेगनेंसी में पूरे बॉडी के ग्लैंड्स फूल जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट के ग्लैंड फूल जाते हैं, वजाइना के ग्लैंड्स फूल जाते हैं, इवन पूरे बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड रहते हैं वो फूल जाते हैं। तो सभी ग्लैंड्स को अपने नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए वक्त लगता है। फैट काफ़ी जमा हो जाता है तो उसके लिए भी वक्त लगता है। तो वेट को कम करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा और पेट को कम होने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। एकदम सडनली आपका पेट एकदम अंदर नहीं जा सकता। वज़न कम करने के लिए आपको 2 बातें बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है। एक तो है आपका डाइट कंट्रोल और दूसरा है आपकी एक्सरसाइज। डाइट में आपको अपना बैलेंस डाइट लेना है, बहुत ज़्यादा घी तेल नहीं लेना है आपको, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना है आपको, और आपको आपकी 6 वीक्स के बाद एक्टिविटीज़ स्टार्ट करनी है। डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद आपको एक्टिविटीज़ स्टार्ट करनी है। ये दोनों चीज़ें फॉलो करके आप बहुत जल्दी अपना वज़न नॉर्मल कर सकते हैं। इवन डिलीवरी के बाद वज़न कम करने में ब्रेस्ट फीडिंग का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जब कराते हैं तो यूट्रस बहुत अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो जल्दी अपने नॉर्मल शेप और साइज़ में जाता है। तो इस तरह आपका पेट भी कम होता है और ब्रेस्ट फीडिंग से आपका ऑल ओवर द बॉडी वज़न कम होने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम होता है स्ट्रेच मार्क। स्ट्रेच मार्क को लेकर बहुत महिलाएं परेशान रहती हैं। वो बार बार फॉलोअप में कहती हैं कि डॉक्टर, हमने ये क्रीम इस्तेमाल कर ली, इसका कुछ असर नहीं हुआ। डॉक्टर, हमने वो लोशन यूज़ करके देख लिया लेकिन हमारे स्ट्रेच मार्क नहीं जा रहे हैं। आप कोई और अच्छी क्रीम लिख के दीजिए जिससे कि हमारे स्ट्रेच मार्क ख़त्म हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर प्रेगनेंसी में आपको एक बार स्ट्रेच मार्क हो गए तो वो किसी भी क्रीम से, किसी भी लोशन से 100% क्योर नहीं हो सकते। वो 100% आपको नॉर्मल स्किन आपकी वापस नहीं मिल सकती। बस एक टाइम के बाद आपके जो स्ट्रेच मार्क का कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। किसी क्रीम से थोड़ी बहुत हल्का फुल्का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन वो 100% क्योर नहीं हो सकते। जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है उनके स्ट्रेच मार्क एक समय के बाद वाइट कलर के हो जाते हैं या पिंकिश हो जाते हैं, और जिनका व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है उनके स्ट्रेच मार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो स्ट्रेच मार्क को आपको हैबिचुअल बनाना होगा। वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकते, वो आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। बस आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखिए, उसको अच्छा नमी दीजिए, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, तो आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी और वो थोड़े हल्के दिखने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद तीसरा बड़ा एंड कॉमन प्रॉब्लम होता है बैक पेन होना। तो बैक पेन को लेकर काफ़ी महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं, बार बार फॉलोअप के लिए बैक पेन की शिकायतें लेकर आती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो कॉमन कॉज है वो है कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी। प्रेगनेंसी में आपको विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी जाती है, डेली टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है, इसलिए आपको डेली कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन आपको गैस्ट्राइटिस, नौशिया, वॉमिटिंग होने के कारण आप रेगुलरली कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं ले पाते हैं। इवन टैबलेट्स का साइज़ बड़ा होने के कारण भी आप कई बार टैबलेट्स नहीं ले पाते हैं।
तो इस वजह से आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है। इवन डिलीवरी के बाद भी 6 महीने तक आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। कैल्शियम की कमी एक बड़ा प्रॉब्लम है। बैक पेन के लिए एक दूसरा कारण हो सकता है आपकी गलत पोजीशन पे बैठना, गलत पोजीशन पे आपकी एक्टिविटीज़ करना और रॉन्ग पोजीशन पे ब्रेस्ट फीडिंग कराना। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय कई महिलाएं ऐसे झुक जाती हैं, अपने बैक को बेंड कर लेती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्ट्रेट बैठना है, अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, बैक सपोर्ट लेना है और अपने बेबी को आपको एल्बो पे लेके अपने बेबी को अपने चेस्ट तक के उठाना है, ना कि आपको नीचे झुकना है। अगर आप गलत पोजीशन पे ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको पोजीशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बैक पेन के लिए आपको प्रॉपर कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट और अपनी पोजीशन पे ध्यान देना है। अपनी एक्टिविटीज़ को करते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है। और इसके बाद चौथा प्रॉब्लम होता है डिप्रेशन, जिसे हम पोस्टपार्टम ब्लू भी कहते हैं। क्योंकि डिलीवरी के बाद चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीज़र हो, दोनों ही में टाँकों में दर्द होता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी नीचे कट लगता है, टाँके लगते हैं, तो टाँकों में दर्द होता रहता है, पेट में भी दर्द होता है, इवन ब्लीडिंग होती रहती है, थोड़ा मूड चेंजेस, चिड़चिड़ापन आने लगता है। बेबी बहुत परेशान करते हैं। बेबी को 2-2 घंटे में फीड कराना है, बार बार नेपी चेंज करना है। बहुत से बच्चे रात में ज़्यादा परेशान करते हैं। रात में भी नींद ख़राब होती है, नींद ठीक से हो नहीं पाती, क्योंकि बार बार उनको फीड कराने के लिए उठते रहना पड़ता है। बार बार फीड कराने की वजह से निपल पे क्रैक्स आ जाते हैं, ब्रेस्ट पेन होने लगता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम की वजह से थोड़े मूड में चेंजेस आने लगते हैं, डिप्रेशन आने लगता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती हैं कई बार। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है और ऐसे क्रूशियल टाइम में आपके पार्टनर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हस्बैंड ने सपोर्ट करना चाहिए, आपके इन-लॉज़ ने, आपके रिलेटिव्स ने सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर ऐसे क्रूशियल टाइम में आपके हस्बैंड का, आपके रिलेटिव्स का और इन-लॉज़ का अगर सपोर्ट रहा तो आपको ऐसे सिम्टम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद 5वां कॉमन प्रॉब्लम है यूरिन इन्फेक्शन होना। यूरिन इन्फेक्शन नॉर्मल डिलीवरी के बाद ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में नीचे कट लगता है, टाँके लगते हैं, तो उसमें दर्द होने की वजह से बहुत सी महिलाएं यूरिन पास करना थोड़ा अवॉइड करती हैं, क्योंकि दर्द होगा। यूरिन को ज़्यादा देर तक के होल्ड कर लेती हैं। तो आपको यूरिन ज़्यादा होल्ड करने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपको यूरिन होल्ड नहीं करना है, चाहे आपको थोड़ा दर्द हो फिर भी आपको यूरिन पास कर लेना है। यूरिन पास करने के बाद आपको टाँकों पे हाइजीन मेंटेन करना है, वी वॉश से क्लीन करना है, सिड्स बाथ लेना है। जो ऑइंटमेंट अप्लाई करने के लिए आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, ताकि आपके टाँके जल्दी हील हो जाए। एंटीबायोटिक्स आपको अपने टाइम पे लेना है, इस तरह आपके टाँके जल्दी हील हो जाएंगे। छठा कॉमन प्रॉब्लम होता है ब्रेस्ट में इंगॉजमेंट होना। इसका कारण होता है कि बेबी ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है या फिर आप उससे पिला नहीं पा रहे हो, तो दूध अंदर ही जमा हो जाता है, जिसकी वजह से गठाने बन जाते हैं और फीवर आने लगता है, बहुत पेन होने लगता है। ये होता है ब्रेस्ट इंगॉजमेंट। और एक उसका दूसरा कारण होता है कि बच्चे के मसोड़े की वजह से अगर निपल पे कट लग जाए, क्रैक्स हो जाए, तो क्रैक या कट से कुछ इन्फेक्शन अगर अंदर चला गया तब भी ब्रेस्ट इंगॉजमेंट हो जाता है, अपसेस हो जाता है, जिससे फीवर होने लगता है, काफ़ी पेन होने लगता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है ऐसी कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको चाहिए कि आपको बराबर 2-2 घंटे में अपने बच्चे को फीड कराते रहना है। अगर किसी कारण से बच्चा फीड ठीक तरीके से नहीं ले पा रहा है और आपको मिल्क भरपूर आ रहा है, तो आपको मिल्क को एक्सप्रेस करना है। मिल्क को कटोरी को स्ट्राइल करके उस कटोरी में आपको मिल्क को एक्सप्रेस करके निकाल लेना है, और जब बच्चे को पिलाने की ज़रूरत पड़े तो आप वही मिल्क उसे पिला दीजिए। इस तरह से आपको उसको थोड़ा खाली करते रहना है। दूसरा ये है कि आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी पड़ सकती है। आपको आइस पैकिंग भी करना है। आइस पैकिंग करने से भी आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। इसके बाद 7वां कॉमन प्रॉब्लम होता है टाँकों में दर्द होना। सीज़र के बाद भी टाँकों में दर्द होता रहता है, तो डिस्चार्ज होने के पहले डॉक्टर आपकी ड्रेसिंग कर ही देते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी अगर आपको आपकी ड्रेसिंग थोड़ी कहीं से गीली दिखाई दे तो आपको हॉस्पिटल जाके अपनी ड्रेसिंग को चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी पट्टी गीली नहीं है तो आपको जो ऑन डिस्चार्ज ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया है उसमें पेन किलर्स टैबलेट दिए रहते हैं, वो आपको लेते रहना है टाइमली। दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी ड्रेसिंग वाटरप्रूफ नहीं है तो आपको उस पट्टी को टाँके निकलने तक बिल्कुल भी गीला नहीं करना है। आपको पूरी बॉडी की स्पंजिंग करना है, लेकिन आपकी पट्टी को आपको सूखा ही रखना है। नॉर्मल डिलीवरी के टाँके भी काफ़ी पेन करते हैं। जब आपके नॉर्मल डिलीवरी के टाँके लगते हैं उस समय आपको आलती पालती मार के नहीं बैठना है, क्योंकि आलती पालती मार के बैठने से वो टाँके खिंचाते हैं और वो टाँके खुलने का भी रिस्क रहता है। नॉर्मल के टाँके जल्दी ठीक करने के लिए आपको सिट्स बाथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिट्स बाथ में गर्म पानी में दवा डाल के बैठना होता है, तो गर्म पानी में बैठने से वो टाँके पूरे अच्छी तरह सिखा जाते हैं, जिससे वो जल्दी ठीक होते हैं और पेन में भी काफ़ी रिलीफ हो जाता है। डिलीवरी के बाद भी कई महिलाएं ठीक से मेडिसिन नहीं लेती हैं, लेकिन आपको मेडिसिन आपको टाइम पे लेना है, एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली लेना है, और उसमें पेन किलर्स भी रहते हैं, वो भी आपको टाइमली लेना है।
तो ये सारे वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को होते हैं। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स कभी आपको हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।